Hello, welcome to my YouTube channel. This is a new sample paper. Today I am giving you the solution of this paper. Uh, One paper I have given for CBSE, which was released from CBSE. दूसरा पेपर मैंने आपको अपना दिया था CBSE गेस्ट पेपर that was similar and exactly parallel to the CBSE पेपर. तीसरा पेपर मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर और पैरेलल बनाया हुआ मेरा दे रहा हूँ एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट आई थिंक इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. सो उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये पेपर स्टार्ट कराता हूँ. सो लेट अस बिगिन. यहाँ देखिए, this is the sample paper, 3 hours, marks 70, general instructions are given. This paper is divided into two parts, part A and part B. Part A में आपके दो sections हैं. Section 1 having 21 questions, out of that you have to attempt only 15 questions, 1 marker. Section 2 is having 2 questions. That is question number 22 and 23, जिसमें 5 पार्ट्स हैं, MCQ टाइप पार्ट्स हैं, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्कर ईच. पार्ट बी इज ए डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन 1 2 मार्कर, सेक्शन 2 3 मार्कर एंड सेक्शन 3 5 मार्कर. ये डिटेल में आप पेपर के अंदर देखेंगे किसमें कितने क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. Now part A. Section 1. Attempt any 15 question from question 1 to 21. यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, ये सोसाइटल इम्पैक्ट से है. अ ट्रेडमार्क कैन बी नेम, वर्ड, फ्रेज, सिंबल, लोगो, डिजाइन और पिक्चर. यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ट्रेडमार्क लिखना पड़ेगा. हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है जो बिजनेस में यूज किया जाता है, उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उस बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए. इट इज अ वे फॉर बिजनेस टू हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट द बिजनेस मेक्स फ्रॉम प्रोडक्ट. ओके. दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008. 2008 में बनाया गया आईटी अमेंडमेंट एक्ट, उसमें वो फोर्स में कब आया. came into the force from the year 2009. It was implemented. Okay. Similarly, आपका एक और है fill in the blanks. The method of plotting the graphs and chart in matplotlib library is defined in pyplot module. Defined in यहाँ पर blank है, and out of these 3 answers, 4 answers, we have to write anyone. plt.plot, df.plot, pyplot और pyplot फंक्शन की तरह यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट लगा है. सो pyplot इज नॉट ए फंक्शन, इट इज सिंपली ए प्रोग्राम, इट इज सिंपली ए मॉड्यूल. इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सी पार्ट pyplot होना चाहिए. अब इसमें मैं आपको अगला क्वेश्चन बिना आंसर दिखाए हुए बताता हूँ. राइट द आउटपुट ऑफ दिस एसक्यूएल कमांड. सेलेक्ट राउंड 3849.88 -2. -2 यहाँ पर जब आपका होता है तो इसका मतलब डेसिमल से पहले -1 मीन्स टेंस प्लेस एंड -2 मीन्स हंड्रेड्स प्लेस. हंड्रेड्स प्लेस पर 8 है, दैट मीन्स 800 में या 900 में ये राउंड अप होना चाहिए. इफ इट इज 849, 850 ऑनवर्ड्स, इट विल गो टू 900. एंड इफ इट इज 50 से 850 से बिलो होगा, दैट इज यहाँ पर 849 है, तो ये 800 में राउंड अप होना चाहिए. इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 3800. सॉरी, यहाँ देखें इसका आंसर है 3800 होना चाहिए. इट शुड बी, ये बाय मिस्टेक इट इज 39 हो गया है, इट शुड बी 3800. ओके. डी पार्ट, बिकॉज 3849, 849 will be rounded up into nearest 100. So 849 is below 50.
अगर 50 एंड अबव होता तो इट कुड हैव गॉन टू 3900, अदरवाइज इट विल बी 3800 आंसर इसका। डेसिमल इसमें बिल्कुल नहीं रहता, जब यहाँ पर आपका सेकेंड पैरामीटर नेगेटिव होता है तो उसमें डेसिमल नहीं आता है, रिमेंबर। देयर आफ्टर अभी मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस और सारे पॉसिबिलिटीज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन पेपर। आप राउंड फंक्शन पर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिवन हमारा वीडियो जो है माई एसक्यूएल रिवीजन टूर में फंक्शंस के ऊपर वीडियो बनी हुई है, देयर यू कैन गो एंड जस्ट रिवाइज। Given a pandas series called series S having 10 elements, एक सीरीज S है जिसमें 10 एलिमेंट है। द कमांड which will display all elements from index number 2 to 7 with step size 2, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हमें क्या चाहिए, सारी I mean इसकी स्लाइसिंग करनी है इंडेक्स नंबर 2 से 7 तक की, दैट मीन्स और उसमें स्टेप साइज 2 करते हैं। तो ऑब्वियसली 2,7,2 कॉमा नहीं लगता है स्लाइसिंग में, यहाँ स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप इस तरह के पैरामीटर टाइप दिया हुआ है, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। आपको बीच में कॉलन सिंबल लगाना होता है, स्लाइसिंग में आप पहले से पढ़ चुके होंगे। सो S1 इंडेक्स नंबर 2 से कॉलन 7 का मतलब ये 6 तक जाएगा, स्टॉपिंग इंडेक्स से एक लेस होता है, और कॉलन 2 लिख दिया जाए, दैट मीन्स स्टेप वैल्यू है ये। तो इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 6, 3 एलिमेंट्स ये रिट्रीव करेगा आपका 2 से 7 तक, स्टेप साइज 2 दिया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट। देयर आफ्टर अब यहाँ देखिए, गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1, ये एक सीरीज है। नाउ राइट द कमांड टू फाइंड द एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन 40, 40 से ग्रेटर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें रिट्रीव करना है। तो आप जानते हैं कि S1 ग्रेटर देन 40 तो ट्रू या फॉल्स देगा, सिमिलर सिंपली S1 ग्रेटर देन 40 इसको ट्रू देगा, इसको ट्रू देगा, इसे फॉल्स देगा, इसे फॉल्स देगा। लेकिन हमें ट्रू फॉल्स नहीं रिट्रीव करना है, हमें रिट्रीव करना है उसकी वैल्यू, दैट मीन्स X 45 आना चाहिए, Y 65 आना चाहिए। फॉर दैट हमें आगे S1 एक और लगा देना है, दैट मीन्स S1 ऑफ S1 ग्रेटर देन 40 आप लिखेंगे। यहाँ पर ये कैपिटल S1 है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, लेट इट बी कैपिटल ओनली। पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रहे। तो यहाँ S1 ग्रेटर देन 40 इतना ही प्रिंट कराएंगे तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में प्रिंटिंग होगी, जो सेटिस्फाई करेगा उस क्राइटेरिया को एलिमेंट वहां पर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि 45 ट्रू, 65 ट्रू, 34 फॉल्स, 23 फॉल्स आएगी। लेकिन सामने एक S1 और लगा देंगे आप, S1 ऑफ दिस, तो इस तरह से इस S1 को बूलियन इंडेक्स से मिल जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स, तो जिसके लिए ट्रू होगा दैट एलिमेंट इज गोइंग टू बी रिट्रीव, यानी X 45 और Y 65 रिट्रीव हो जाएगा आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ डैश इज ए चार्ट और ग्राफ दैट प्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट्स और लेंथ्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। तो ये कैटेगरी वाइज आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है। हर कैटेगरी को एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर बार, और उसकी हाइट या लेंथ जो है वो बताती है कि किस प्रोपोर्शनल में वाई एक्सिस पर वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो लाइन ग्राफ तो आपकी लाइन ड्रॉ करती है और उसमें कोई बार नहीं बनता है। बार ग्राफ जो है ये आपका, दिस इज द राइट आंसर। हिस्टोग्राम जो है स्पेसिफिक इंटरवल पर आपका डाटा रिप्रेजेंट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है कि 10 to 20, 20 to 30 इसके बीच में कितनी डाटा वैल्यूज हैं। तो बार ग्राफ इज राइट आंसर, क्योंकि ये हर कैटेगरी के लिए एक बार बनाता है। Categories will be represented on x-axis and its value will be represented on y-axis. So answer is bar graph. यहाँ देखें ये 6 फिगर का आपका ये है, एक एड्रेस लिखा हुआ है, 00:0:9:5:95:9D:68:16 is known as डैश एड्रेस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्किंग पर इसे क्या कौन सा एड्रेस कहा जाता है?
आईपी एड्रेस तो है नहीं, आईपी एड्रेस तो 4 फिगर का होता है जिसमें वैल्यूज 0 to 55 होती हैं, है ना। यहाँ पर 0 to 255, यहाँ पर लेटर भी लगा हुआ है, तो इसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये सभी डिवाइसेस जो नेटवर्क पर लगाई जाती हैं उनमें जो लैन कार्ड आपका होता है उसके लिए एक ये मैक एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है। और इसके साथ साथ ये 6 फिगर का होता है मैक एड्रेस, जिसमें ये फर्स्ट 3 फिगर हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखी होती हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म का मतलब आप इसमें अल्फाबेट ए से लेकर के एफ का भी इस्तेमाल होता है। तो ये फर्स्ट 3 फिगर इज द आईडी ऑफ द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग द लैंड कार्ड और ईथरनेट कार्ड। और ये लास्ट के 3 फिगर जो इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दिस इज फॉर द सीक्वेंस नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर कार्ड। जैसे रियल टेक वगैरह जो है ये सब बनाते हैं, आपका एनआईसी भी आप उसे कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, या सिंपली हम लैंड कार्ड भी कहते हैं, उसी का मैक एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ while creating a data frame, we can change default row index to some new index labels by specifying dash parameter in data frame method of pandas। pandas में data frame method आपका जो है pd dot data frame ब्रैकेट में फिर आप वैल्यूज डालते हो या डेटा पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरी, उसके साथ कॉमा लगा करके इंडेक्स इज इक्वल टू करके लिस्ट ऑफ इंडेक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए इंडेक्स पैरामीटर है जिसमें आप अपनी इंडेक्स जा करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Thereafter, this is ninth question, what kind of networking topology is shown in this diagram। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ये हब या स्विच लगा हुआ है, इससे सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है, डायरेक्ट कनेक्शन है थ्रू केबल। तो ऑटोमेटिकली आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल है, बिकॉज वी नो दैट इन स्टार टोपोलॉजी ये आपका सर्वर है, सर्वर के साथ ये हब या स्विच कनेक्टेड है, और इससे बाकी और डिवाइसेस कनेक्ट की जा रही हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट लिंक दिया गया है। तो दिस इज द टाइप ऑफ स्टार नेटवर्क। So the pattern on which the computers are and devices are interconnected on a network is known as topology. So here this pattern of topology is known as star topology। इसमें फॉल्ट डायग्नोसिस बहुत इजी रहती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा। So this pattern is representing star topology। Here in this paper I am just focusing on these questions only, all around other questions are not being discussed just to save the time। गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर, यहाँ पर लिखा था कि एक वेब ब्राउजर का नाम लिखना है। सो आई हैव रिटन गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी आपके सफारी एंड ऑल, तो ये सभी आपके वेब ब्राउजर्स हैं। और यहाँ पर एक IIS वेब सर्वर का नाम पूछा गया था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का है, अपाची सर्वर आप लिख सकते हैं। तो दीज आर वेब सर्वर्स, दे आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर फॉर हॉस्टिंग द वेबसाइट एटसेट्रा। ठीक है। सो 10th क्वेश्चन आपका ये एक वेब सर्वर और एक वेब ब्राउजर लिखना था। Then here is sub-str function, it is very important function from the examination point of view, you should revise it properly, its syntax and various examples has to be done by you, so that आप एग्जाम में इस sub-str से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। इसकी जगह हम वेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, MySQL के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो sub-str फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके, सो sub-str फंक्शन, in-str फंक्शन, लेफ्ट, राइट, मिड, ऑल दीज फंक्शंस आर स्ट्रिंग फंक्शंस। The Copyright Act enacted in India in 1957, ये 1957 से कॉपीराइट एक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आपको ईयर याद रखना था इसका। In pandas, while creating data frame, unknown values can also be written as dash in place of np.nan। आपका न्यूमेरिकल पाइथन में numpy में np.nan लिखा जाता है, उसे आप डाटा फ्रेम में pandas में none भी लिख सकते हैं, none।
ओके, अननोन वैल्यूज के लिए। Here, which two software apps uses VoIP protocol for communication, voice over internet protocol? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से मैंने कुछ तीन सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं। तो स्काइप हो गया, गूगल मीट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एंड मेनी मोर अदर सॉफ्टवेयर्स आर देयर, जो हमें डिवाइस के अंदर, अगर आपका स्पीकर है, माइक है और नेट है, तो उसके थ्रू हम लोग वीडियो चैटिंग और ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दीज आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स which help us in communication. What is purpose of web server? A web server is a computer that runs websites, that hosts number of websites in it. It's a computer program that distribute web pages as they are requested. जैसे कि आपका क्लाइंट से जब भी हम कोई वेब एड्रेस डालते हैं अपने ब्राउजर में, तो वो सिग्नल जो है आपके आईएसपी के थ्रू कहाँ जाता है, उस पार्टिकुलर वेब सर्वर पर जाता है जहां पर वो साइट होस्ट की गई है। एंड द ड्यूटी ऑफ दैट वेब सर्वर इज टू प्रोवाइड यू द वेब पेजेस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर वेबसाइट व्हिच इज रिक्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ web address on your web browser. The basic objective of web server is to store, process and deliver web pages to the users. This intercommunication is done using hypertext transfer protocol. ये चीज आपकी HTTP के थ्रू आपके सिस्टम पर वापस आती है इन योर वेब ब्राउजर, और आपको रिक्वायर्ड या जो भी आपका रिक्विजिशन आपने दिया है जिस वेब पेज के लिए, दैट इज ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड टू योर web browser which you can view there. Next question is 16. Which protocol is an email protocol that deals with managing and retrieving email messages from the receiving server? साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। IMAP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो इस पर्पस के लिए यूज होती है, फॉर द मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल ऑफ द मैसेजेस from the receiving server, that is internet access message protocol, IMAP. So what do you understand or what do you call the discarded electrical and electronic devices जो आपकी खराब हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसे हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। और ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान और खतरा है। सो ऐसी चीज़ों को जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी खराब हो जाती हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो उन्हें हम लोग जो है ई वेस्ट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। 18th क्वेश्चन है, द कमांड कैन बी यूज टू रिमूव रोज ऑफ द टेबल बट नॉट द टेबल स्ट्रक्चर। ऐसी कमांड जिसके थ्रू आप एसक्यूएल में रोज को डिलीट कर सकते हैं, उसका टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम, टेबल स्ट्रक्चर डज नॉट गेट डिलीटेड। तो ऐसी कमांड कौन सी है? that is you can say delete command, delete from table name आप लिखते हैं ना, तो that is what that command can be used to remove the rows। ये टेबल की सारी रो को डिलीट करता है और उसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट करता है, बट नॉट द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है, टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स एज इट इज। ओके, और अगर टेबल स्ट्रक्चर आपको कहा जाए डिलीट करने के लिए, तो आप ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप टेबल कमांड का। ओके, राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट टाइम ओनली। ऐसी कमांड लिखनी है जो करंट टाइम डिस्प्ले करे। आपको पता है करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए कर डेट होता है, करंट टाइम डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट कर टाइम, एम्प्टी ब्रैकेट देन सेमीकोलन। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ है कि डैश नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट्स टू लैन्स एंड वैन्स टुगेदर। तो दो लैन या वैन को कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की जरूरत होती है। राउटर के थ्रू आपका डेटा वैन से आपके सिस्टम पर ट्रांसफर होगा, ठीक है, आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। 21st, what are the damage caused by spamming? Spamming reduces productivity. Spam eats up our time and it can lead to worse things. किसी भी हद तक
स्पैमर्स जो है आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं बाय सेंडिंग स्पैमिंग ऑब्जेक्ट्स, वायरस एंड ऑल एवरीथिंग. ओके. So this is the part A of your sample paper. Here are 21 questions, 1 marker each. Out of 21 questions, you have to attempt only 15 question. तो इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. हाँ, यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं. सेक्शन 2 पार्ट ए का इसमें 2 क्वेश्चन है, 22 एंड 23. दोनों कंपलसरी हैं और दोनों क्वेश्चन में 5-5 पार्ट दिए हुए हैं, सब पार्ट एक एक नंबर के, और उसमें से आपको 4-4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं. ओके, तो 4-4 8, 4 + 4 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 और 23 से आपको आएगा. इसमें एक क्वेश्चन डेटा फ्रेम पर है, दूसरा क्वेश्चन एसक्यूएल पर है. देखिए, डेटा फ्रेम एक आपका डीएफ दिया हुआ है जिसमें पेशेंट प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, एज, वेट, हाइट, रन स्कोर. इस डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है. ये सारे रिकॉर्ड्स आपके इसमें डेटा फ्रेम में फीड किए हुए हैं. लेट अस आंसर द क्वेश्चंस. राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट. इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए. आउट ऑफ दैट यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ देख सकते हैं आपको क्या करना है. राइट ए कमांड टू गिव द फॉलोइंग आउटपुट. ये आपको आउटपुट दिया गया है. पेशेंट आईडी का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एवरेज है. एज का एवरेज ये है, वेट का एवरेज ये है, हाइट का ये है, रन स्कोर का ये है. जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सबका एवरेज दिखाई पड़ रहा है यहाँ साफ साफ. आप देखें ये 15, 16, 17, तो एज का जो है 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है एवरेज. वेट अगर मैं लूँ तो ये 51, 49 एंड ऑल दीज इसका 49 के आसपास ही आएगा. तो सभी जो न्यूमेरिक कॉलम्स इसमें जितने भी हैं सबका ये एवरेज है. एवरेज निकालने के लिए हमारे डेटा फ्रेम में मीन फंक्शन का इस्तेमाल होता है. आप लिखेंगे प्रिंट df डॉट मीन. तो मीन जो है एक फंक्शन है, इसमें एम्प्टी ब्रैकेट नहीं लगा, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं. प्रिंट df डॉट मीन विद इन ब्रैकेट 0. 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस. एक्सिस 0 लिखने का मतलब ये हो गया आपका कि ये एज की सभी वैल्यूज को, ये रो को इंडिकेट करता है. एज की पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, जितनी वैल्यूज हैं ईच रो में उनका एवरेज. वेट में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, तो इन सभी वैल्यूज का एवरेज. तो यहाँ पर ये 0 एक्सिस रिप्रेजेंट करता है ये बात. अगर ये 1 होता तो हमारा एवरेज कुछ इस तरह से आता, 15 का, 51 का, 5.1 का, 100 का एवरेज ही आता, मीन आता. अंडरस्टैंड. 16, 48, 5.2 और 55 का एवरेज आता अगर यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 1 होता. तो दैट मीन्स कॉलम वाइज आप उसको एवरेज निकालते मीन फंक्शन के थ्रू. और वही चीज द सेम थिंग विच इज इन बी पार्ट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. प्रिंट df डॉट मीन, यहाँ पर आप एक्सिस इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 ही होता है. रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पर से 0 हटा दूं, यहाँ से एक्सिस इक्वल टू 0 हटा दूं, देन ऑल्सो द सिमिलर आंसर यू विल गेट. अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग इट देन ऑल्सो इट इज ओके. फाइन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 नंबर का है. The team head needs to know the player name, age and run score of player ID 104 and 106. ठीक है. Help him to identify the correct set of statements from the given points. यहाँ देखिए मुझे 104 और 106 का 3 कॉलम की वैल्यू चाहिए, नेम, एज और रन स्कोर की. ध्यान से देखिएगा. प्रिंट df ऑफ df डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, df डॉट pid इक्वल टू 104 और df ऑफ pid इक्वल टू 106. यहाँ डॉट के साथ किया गया, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके दोनों सेम रिजल्ट क्रिएट करेंगे. कोई डिफरेंस इसमें नहीं है वर्किंग में. और अगले में यहाँ पर लिखा गया pid, p नेम और रन स्कोर. 3 कॉलम ये यहाँ पर आप रिट्रीव कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो और फंक्शन है ये और लिखा हुआ है, वो और यहाँ पर नहीं चलेगा. यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर और के लिए ये सिंबल चलेगा पाइथन में, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर है. अदरवाइज दैट वाज आल्सो करेक्ट. सो प्रिंट df डॉट loc
df डॉट loc आपने किया, यहाँ पर loc भी यूज करना पड़ेगा। df डॉट pid इक्वल टू 104 और df डॉट pid इक्वल टू 106, इसे ब्रैकेट में आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशंस पहले ब्रैकेट में लिखो, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ कॉलम्स विच इज टू बी डिस्प्लेड ये लिखेंगे, और फिर LOC का जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये यहाँ पर क्लोज होगा एंड में। दिस इज द करेक्ट कमांड हाउ इट इज टू बी रिट्रीव्ड। तो इसके थ्रू आपका प्लेयर आईडी 104 और 106 का प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम और रन स्कोर डिस्प्ले होगा, केवल इन दो का, जिसका प्लेयर आईडी 104 और 105, यानी ये 104 का नेम, 106 का श्रेयस का और निशांत का डाटा। और क्या क्या डाटा आ रहा है, प्लेयर आईडी आएगा, उसका नेम आएगा और रन स्कोर आएगा, यानी निशांत का रन स्कोर 54 आएगा, श्रेयस का 67 आएगा। ड्यू टू दैट रेस्ट ऑफ द कमेंट्स आर नॉट करेक्ट। और ये क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, दो कंडीशंस के बीच में एंड नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी रो का डेटा फ्रेम में जिसका 104 है प्लेयर आईडी, उसका 106 नहीं हो सकता। एंड का मतलब बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्यों गलती है, यहाँ पर और लगाया गया है, फिर से ओ और लगाया गया है, और ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया गया, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। नाउ which of the following statements will give maximum of age and run score column of the data frame? इसमें मैक्सिमम ऑफ एज और रन स्कोर का डेटा निकालना है। सो यहाँ पर मैक्स ऑफ एज रन स्कोर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स के साथ ब्रैकेट में ये एज ए पैरामीटर कुछ नहीं आता, मैक्स के बाद एम्प्टी ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक्सिस लिखा जा सकता है बस। यहाँ भी मैक्स के साथ ही आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता ब्रैकेट में, कॉलम्स के नाम नहीं आ सकते। df डॉट loc तीसरा ऑप्शन देखें, एज रन स्कोर डॉट मैक्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पहले बंद होना चाहिए, यहाँ पर बंद होना चाहिए। सो अप्रोप्रिएट कमांड है df डॉट loc ऑल रोज, सभी रो के लिए, एज और रन स्कोर में से, कॉलम दोनों कॉलम्स में से की मैक्सिमम वैल्यू डॉट मैक्स, यहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा LOC का, और ये लिस्ट दो कॉलम्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स फंक्शन एंड में लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आपका एज का भी मैक्सिमम और रन स्कोर कॉलम का मैक्सिमम भी आपको रिटर्न करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, which of the following command will delete the column weight and height of the data frame permanently? वेट और हाइट कॉलम्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको कौन सी कमांड सही है। df डॉट ड्रॉप वेट कॉमा हाइट एक्सिस इक्वल टू 1, ये कमांड ठीक है, लेकिन ये परमानेंट डिलीशन नहीं होगा। वंस यू राइट दिस कमांड ऑन द प्रॉम्प्ट इट विल बी डिलीटेड, बट आफ्टरवर्ड्स बाद में आप फिर से df प्रिंट करेंगे तो फिर से ये वेट और हाइट वाले कॉलम आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। एक्सिस इक्वल टू 1 यहाँ पर कॉलम को इंडिकेट करता है। तो करना क्या होता है, ड्रॉप फंक्शन में आपको या तो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखिए, और या तो df को वापस df में असाइन कर दो, रीअसाइन कर दो, जो भी वैल्यू इसकी आएगी दैट हैज टू बी रीअसाइंड टू द डेटा फ्रेम df। तो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, बाकी कमांड सेम है, ये सही है। एक्सिस इक्वल टू 0 जो है वो रो वाइज सर्चिंग करेगा, और वेट और हाइट रो वाइज इंडेक्स नहीं मिलेंगे तो ये आपको एरर क्रिएट करेगा। df डॉट ड्रॉप वेट कॉमा हाइट, ये वेट और हाइट पर एक्सिस इक्वल टू 1 लिखा है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी क्या करता है, df में वापस जो रिजल्ट अपडेट होगा उसको ओवरराइट करता है, यानी डिलीशन के बाद जितना भी वैल्यू बचेगी वो df में वापस ओवरराइटिंग हो जाएगी। सो दिस कमांड इज आल्सो करेक्ट कमांड, डी पार्ट और बी पार्ट इसका दोनों करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज द रन स्कोर बाय 10 फॉर योगेश एंड प्रीतम। योगेश और प्रीतम के लिए आप 10 रन स्कोर में ऐड करें। तो जो डेटा दिया हो क्वेश्चन में हमें उस पर काम करना है। अब इसमें ये नहीं कि आप योगेश और प्रीतम का जा करके मैनुअली इसका प्लेयर आईडी ढूंढो और प्लेयर आईडी पे कंडीशन लगाओ, नो नेवर, you have to implement the condition on the name Yogesh and Pritham only. Okay,
ना कि योगेश और प्रीतम के प्लेयर आईडी पे जाके कंडीशन लगाओ कि जिसका प्लेयर आईडी वो ये है 104 है, व्हाट एवर योगेश का 105 है और प्रीतम का 103 है, तो आप 103 और 105 पर कंडीशन ना लगा करके सिंपली यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कंडीशन ऑन देयर नेम्स। यहाँ देखिए df.loc, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, अब कंडीशन ब्रैकेट में, हर कंडीशन को ब्रैकेट में लिखो, एंड या और से उसे जोड़िए। यहाँ पर देखिए df.pname इज इक्वल टू योगेश ब्रैकेट क्लोज, एक कंडीशन हो गई, और df.pname इक्वल टू प्रीतम दूसरी कंडीशन हो गई, ब्रैकेट में क्लोज किया, कॉमा। अगर एक ही कॉलम पर आपको ये इंक्रीमेंट देना है तो यहाँ एक कॉलम का नाम लिखेंगे, आपको कई कॉलम्स पर करना है तो कई कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। इक्वल टू df.run_score+10, ये रन स्कोर हमें बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है, df.run_score+10 से बढ़ाना है। सो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एंड नहीं लगेगा क्योंकि जिसका प्लेयर नेम योगेश है उसका प्लेयर नेम प्रीतम नहीं हो सकता, तो एंड के साथ ये दोनों कंडीशन कंबाइन नहीं होंगी, इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। Here df.loc df.pname equal to yogesh or df.pname equal to प्रीतम, run score equal to df.run score plus 10। यहाँ भी सिमिलर कमांड लिख दी गई है, और जबकि यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैं करना चाहता था while writing the answer। यहाँ आप इसे सिंगल कोट में ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल कोट ब्रैकेट क्लोज लाइक दिस, ओके, df ऑफ रन स्कोर प्लस 10, ऐसा भी आप लिख सकते थे। सो नाउ इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट, df डॉट रन स्कोर लिखिए या df ऑफ रन स्कोर लिखिए, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। अगली डी पार्ट क्यों गलत है, df डॉट loc df डॉट pname इन, इन जैसा कोई यहाँ पर फंक्शन ऑपरेटर नहीं है, ये इन जो है आपके MySQL में हुआ करता था इन ऑपरेटर, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। So in this way, question number 22nd was done, having 5 parts, और पांचों पार्ट में से आपको 4 पार्ट को अटेम्प्ट करना था, 1 मार्क ईच, तो टोटल 4 नंबर का हुआ। 23वां क्वेश्चन आपका है SQL पर। स्टॉक नाम का एक टेबल दिया गया है जिसमें आइटम नंबर, आइटम, स्टॉक डेट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस दी हुई है। तो आइटम नंबर ये है, आइटम नेम ये है, स्टॉक डेट ये है, क्वांटिटी ये है, यूनिट प्राइस ये है। स्टॉक डेट का मतलब इस डेट में हमारे पास 100 क्वांटिटी है और हर पीस का दाम जो है वो प्राइस दैट इज 16। तो इस तरह से दिस इज द टेबल। अब आपको यहाँ से देखना, स्टेट द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें हमें कमांड बतानी है कि कौन सी कमांड ऐसी है जो आपको ये आउटपुट देगी, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन, जेल पेन, इरेजर, शार्पनर। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट यू आइटम फ्रॉम स्टॉक, यू आइटम में तो बहुत सारे हैं, बॉल पेन, जेल पेन, ऐसे ऐसे आएगा सब, ओके। और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम, अब आइटम की बात डिस्टिंक्ट करने पर तो बॉल पेन एक हो जाएगी, जेल पेन एक हो जाएगी, इरेजर एक हो जाएगा, शार्पनर एक हो जाएगा, डिस्टिंक्ट आइटम। और लेकिन वहां पर जो हेडिंग आएगी डिस्टिंक्ट आइटम लिख करके आएगी, हमें क्या चाहिए, हेडिंग यू आइटम्स चाहिए, जबकि इसमें कोई भी कॉलम यू आइटम के नाम से नहीं है। सो यहाँ पर इसका एलियस भी चेंज करना होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम एज यू आइटम फ्रॉम स्टॉक, ये आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि यू आइटम्स हेडिंग आएगी यहाँ पर। अदरवाइज ये भी कमांड ठीक थी सेकंड वाली, अगर ये हेडिंग ना होती तो, हेडिंग अगर इसकी होती डिस्टिंक्ट आइटम तो ये वाली कमांड ओके थी, ओके। आगे लिखा है सेलेक्ट यू आइटम्स, तो यू आइटम है नहीं तो सेलेक्ट कहां से करोगे, एज डिस्टिंक्ट आइटम, सो क्वाइट इररिलेवेंट आंसर। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से इट इज थर्ड पार्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड में देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, इसमें आपको आउटपुट बताना है। इसमें सेलेक्ट आइटम, स्टॉक डेट, यूनिट प्राइस फ्रॉम आइटम, वेयर आइटम लाइक परसेंट पेन, ऑर्डर बाय QTYDESC। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग की जा रही है और क्वांटिटी डिस्प्ले नहीं की जा रही है, जिससे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टेबल में बार बार जाकर के उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह से क्वांटिटी पर अरेंजमेंट हो रहा है, रिकॉर्ड्स कैसे रीअरेंज हो रहे हैं। आइटम आपको डिस्प्ले करना है, स्टॉक डेट डिस्प्ले करना है, यूनिट प्राइस डिस्प्ले करना है, और जिसका
आइटम का नाम हो परसेंटेज पेन। परसेंटेज पेन में आप देखें जेल पेन 2 बार है, बॉल पेन 2 बार है, 4 बार है। तो ऑर्डर बाय क्वांटिटी, जरा जेल पेन और उसका आप ऑर्डर बाय देखिए जाकर के। यहाँ पर बॉल पेन और क्वांटिटी, क्वांटिटी में देखिए बॉल पेन और जेल पेन की क्वांटिटी 100, 150, 125 और 200, यानी कि 200 वाला जो जेल पेन का है यूनिट प्राइस वहां पर आप डिस्प्ले कर रहे हैं 22, और इसका 5004 जेल पेन 22, ये पहले आना चाहिए। सबसे पहले हमें जेल पेन और उसकी स्टॉक डेट और 22 टॉप में आना चाहिए। ओके, देयर आफ्टर अब क्वांटिटी दूसरी कौन सी हुई जेल पेन में और बॉल पेन में 150, ये वाला रिकॉर्ड। बॉल पेन दिस मच एंड 20, ये आना चाहिए। देखिए आप, बॉल पेन और उसकी डेट और 20 आ गई आपकी, ठीक है। देयर आफ्टर यहां से इसी तरह से आप पता करेंगे 150 वाला बॉल पेन, फिर 100 वाला बॉल पेन, यानी बॉल पेन 20 एंड बॉल पेन 16। सी बॉल पेन 20 एंड बॉल पेन 16। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, बॉल पेन 20 और बॉल पेन 16 में 14 यहाँ पर बाद में आ गया है। तो ये यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दिया, जबकि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होनी है। अब यहाँ देखिए क्या गलत है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग है कि नहीं, 200, 150, 125, 100। तो गलत क्या हुआ है, जेल पेन बॉल पेन जेल पेन बॉल पेन। 200 का देखिए क्या है, 200 का 200 का जेल पेन है, 20 का इसका 150 का बॉल पेन है, 125 का कुछ और है, जेल पेन है, फिर बॉल पेन है, जेल पेन बॉल पेन जेल पेन बॉल पेन, जेल पेन बॉल पेन जेल पेन, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि डेट्स में इसका कुछ गड़बड़ हुआ होगा। नहीं, यहाँ यहाँ क्वांटिटी तो शो ही नहीं करना है, बी पार्ट में आपको शो क्या करना, आइटम स्टॉक डेट एंड यूनिट प्राइस शो करना है, तो इसकी वजह से क्वांटिटी यहाँ शो कर दिया, गलत हो गया। सिमिलरली यहाँ 4 कॉलम शो किए गए हैं, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर आइए, आइटम स्टॉक डेट यूनिट प्राइस, 3 आइटम शो किए गए हैं, और ये 20, 22, 20, 14, 16, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी मिलाएंगे यहाँ पर क्वांटिटी इसको 200 और 150, 125, 100 वाली, तो इसके अगेंस्ट 22, 20, 14, 16 क्रिएट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका जेल पेन का 22 हो गया, और इसके बाद ये 20, फिर इसके बाद ये 14, फिर इसके बाद 16। तो इसी तरह से ये आपका यूनिट प्राइस ठीक है, और डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आपको टेबल में बार बार जाना पड़ेगा और उसे प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखें, आयुष हैज द गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द टोटल स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक की टोटल कॉस्ट जो है उसे चाहिए, आयुष ने ये कमांड दी है। सेलेक्ट सम ऑफ द यूनिट प्राइस फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से यूनिट प्राइस, तो ये तो यूनिट प्राइस का केवल टोटल आएगा, जबकि हमारे पास टोटल स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी आपकी क्वांटिटी है उसे यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका सम करो। यानी कि हमारा जो टोटल स्टॉक हुआ दैट मीन्स 16 यूनिट प्राइस है, और क्वांटिटी 100 है, तो 100 इंटू 16 दैट इज 100 इंटू 16, 1600 हुआ। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सभी का इतना इंटू इतना, ये सारा मल्टीप्लाई करके तब समेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट सम ऑफ यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक, दिस इज द बेस्ट कमांड। ओके, और यहाँ पर ये भी ठीक है, सम ऑफ यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी एज टोटल कॉस्ट, यहाँ पर एलियस भी दे दिया गया एज टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये पूछ रहा है टोटल कॉस्ट। तो ये वाला बेटर आंसर है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर एलियस भी किया गया है फ्रॉम स्टॉक। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो ओके एंड दिस इज ऑल्सो ओके, हियर आई एम नॉट चेंजिंग द column heading as total stock, but it is also calculating the total stock. All right. Select command to display the total quantity of each item of the ball pen and eraser. Ball pen और eraser में का ही आपको टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो टोटल क्वांटिटी करने के लिए क्वांटिटी पर हम सम फंक्शन लगा देंगे और हर आइटम का निकालेंगे और उसमें से फिर बॉल पॉइंट और इरेजर को फिल्टर कर लेंगे। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक
वेयर आइटम इक्वल टू बॉल पेन और इरेजर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये लिखा होता आइटम इक्वल टू बॉल पेन और आइटम इक्वल टू इरेजर, ऐसे कभी भी कंडीशन को आधी अधूरी नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ओके, वेयर आइटम इक्वल टू इरेजर लिखा जाएगा। ग्रुप बाय फिर आइटम आप लगा देते हैं तो हर आइटम की ग्रुपिंग हो जाती है, हर आइटम का टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। इरेजर का अलग, बॉल पॉइंट का अलग है, और जेल पेन का अलग, ऑल दैट। तो इसलिए ये गलत हो गया आपका, यहाँ पर कंडीशन ठीक नहीं है। नाउ सेलेक्ट आइटम सम ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय आइटम वेयर। अब ये ग्रुप बाय के बाद वेयर लगा है, वेयर पहले लग जाता, ग्रुप बाय बाद में लगता तो ठीक माना जाता है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर गलत हो गया। सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय आइटम हैविंग आइटम इक्वल टू बॉल पेन एंड आइटम इक्वल टू इरेजर। अब जिसका आइटम बॉल पेन होगा उसी का आइटम इरेजर तो हो नहीं सकता, यहाँ एंड लगा है। अगर यहाँ और लगा होता देन इट इज ओके। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ सेलेक्ट आइटम कॉमा सम ऑफ द क्वांटिटी। आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, आइटम पर ग्रुपिंग बनेगी इसलिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कॉलम जिस पर ग्रुपिंग नहीं है उसे सेलेक्ट में इंडिविजुअली बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई इंडिविजुअल कॉलम अगर आपका सेलेक्ट होगा विदाउट सम, मैक्स, मिन, इसका फंक्शन का इस्तेमाल किए बिना, तो वो ऐसा कॉलम होगा जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, रिमेंबर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो आइटम कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक, ग्रुप बाय आपने आइटम पर कर दिया, आइटम मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए ग्रुप बाय आइटम पर है। और ग्रुप में से भी फिल्टर करना है, सभी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन गया और उसमें से फिल्टर करने के लिए हैविंग आइटम इक्वल टू बॉल पेन और आइटम इक्वल टू इरेजर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे, हैविंग आइटम इन ब्रैकेट में बॉल पेन कॉमा इरेजर, ब्रैकेट क्लोज, तब भी आपकी ये कमांड करेक्ट मानी जाएगी। फिफ्थ आप देखें, फिफ्थ में हेल्प अमन टू राइट द कमांड्स टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ईच आइटम एंड सम ऑफ देयर कॉस्ट सेपरेटली वेयर कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। कह रहा है कि हर आइटम की नंबर ऑफ ईच आइटम, कितने आइटम है काउंटिंग करनी है और उनकी टोटल कॉस्ट की भी समेशन करना है। तो उसके लिए हमारी कमांड है सेलेक्ट आइटम कॉमा काउंट स्टार, ठीक है, सम ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट नाम का कोई भी कॉलम नहीं है इसलिए यहीं पर गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, सेलेक्ट आइटम कॉमा काउंट स्टार, कौन सा आइटम से बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन, काउंट स्टार 3 है मान लीजिए, कितनी उससे बॉल पॉइंट पेन से, बॉल पेन से रिलेटेड कितनी रो है वो काउंट करेगा। 4 रो है इसका मतलब 4 तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। 3 रो है बॉल पेन पर, इसका मतलब 3 कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है बॉल पेन का। सम ऑफ क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ये भी ठीक है, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसका सम कर दिया। एज कॉस्ट, तो यहाँ पर इसको एज ए कॉस्ट निकाल लिया। फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय आइटम, दिस इज द करेक्ट कमांड, ठीक है। आइटम आ जाएगा बॉल पेन, जेल पेन, सब एक एक बार यहाँ अपीयर होगा, उसकी काउंटिंग अपीयर होगी और उसकी जो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस है उसका सम आता जाएगा सभी का अलग अलग, फॉर ईच कैटेगरी ऑफ आइटम। ये क्यों गलत है, सेलेक्ट आइटम काउंट आइटम, ये आइटम कॉलम को काउंट कर रहा है ना कि सभी रो को, उस आइटम से रिलेटेड सभी रो को काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर गलती हो सकती है। सम ऑफ कॉस्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, कॉस्ट नाम का कोई कॉलम नहीं है इसलिए इसे इग्नोर कर दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ कह रहा है वेयर कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ऐसा ऐसा नहीं दिया जाती, ऐसी कंडीशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्यों गलत है, select item comma count star sum of the quantity into unit price as cost from stock where group by, यहाँ पर where और group by को मैच किया गया, मिक्स किया गया है जो कि गलत है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सोच समझ करके, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ इसलिए आपको पता चल रहा है दिस इज द करेक्ट आंसर। जब कोई आंसर नहीं स्पेसिफाई किया जाएगा तो चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे वहां पर बोर्ड एग्जाम में, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन वेरी केयरफुली। इफ यू हैव स्टडीड द थिंग्स केयरफुली एंड properly, then only you will be able to identify it properly, otherwise you may take wrong answer. So यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है while selecting the answers from the MCQs. Okay, so for that detailed study is required. तो यहाँ से आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है। पार्ट बी में सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन,
consider a given series S1. Write a program in Python pandas to create the series S1. Now write a line of code so that series S1 should be created and appear as in the following table using for loop and range function. For loop और range function का इस्तेमाल करके ये सीरीज आपको क्रिएट करनी है S1। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखें इसकी इंडेक्सिंग क्या हो रही है 1 3 5 7 9 11। तो रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके और लूप का इस्तेमाल करके ये सीरीज क्रिएट करनी है। 23 26 29 सारे एलिमेंट 3 3 के डिफरेंस पर हैं। बहुत अच्छा रेंज से हो सकता है। यहाँ पर आपके ये सभी जो है 2 2 के डिफरेंस पर इंडेक्स हैं, ये भी हो सकता है। सो लेट अस डू इट। इंपोर्ट किया pandas as pd s1 equal to pd dot series range। वैल्यूज क्या है 23 से लेकर के 39 तक दे दिया गया, कॉमा 3 स्टेप साइज 3 3 जंप करते हुए। तो पहली वैल्यू 23 क्रिएट होगी, दूसरी 26, तीसरी 29 एंड सो ऑन। और इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? फॉर एक्स इन रेंज 1 12 2। तो 1 से लेकर के 12 तक 1 to 12 और दो दो जंप करते हुए तो 1 2 3 2 5 2 7 अप टू 11 जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग इंडेक्स कितना है 12 है। इस तरह से आपकी इंडेक्स जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर 1 3 5 7 9 11। तो इंडेक्स आपने स्पेसिफाई कर दिया, साथ साथ उसकी डेटा वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया रेंज फंक्शन से। So in that way your series will be created like this। अगर आप print S1 करते हैं तो इस तरह की सीरीज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। This is your question number 24। 2 मार्कर आपका शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट। पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट 2 मार्कर स्टार्टेड। 25th क्वेश्चन स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में लेफ्ट और राइट फंक्शन में दो डिफरेंस लिखना है। तो लेफ्ट क्या करता है? ये भी चॉपिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, माइस्क्वेल का स्ट्रिंग टाइप फंक्शन है दोनों। सब str in str लेफ्ट राइट ये सभी स्ट्रिंग फंक्शंस में आते हैं। ट्रिम है आपका एल ट्रिम आर ट्रिम ट्रिम। सो ये क्या करेगा? इट एक्सट्रैक्ट्स आउट, ये आपको एक्सट्रैक्ट करता है एंड रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कैरेक्टर को ये चॉप करके रिट्रीव करता है। जैसे सेलेक्ट लेफ्ट इंडिया इज माय कंट्री कॉमा 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट इज इंडिया, एंड इट विल रिटर्न द सेम। ओके। इसी तरह से राइट फंक्शन भी क्या करता है? वो राइट हैंड साइड से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करता है। जैसे वी आर इंडियन, सेलेक्ट राइट ऑफ वी आर इंडियन, ये स्ट्रिंग है, इसमें से 7 कैरेक्टर राइट हैंड साइड से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर यहाँ से राइट हैंड साइड से रिटर्न कर देगा आपको। ओके। आफ्टर दिस जस्ट वन सेक, यहाँ पर आपका ये पार्ट भी यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, इन दिस क्वेश्चन ओनली 25th क्वेश्चन में हम लोग काम कर रहे थे। लेफ्ट और राइट मैंने आपको बता दिया। इसी में और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शनल चॉइस भी आपको दी गई है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो व्हाट इज मेंट बाय एसक्यूएल फंक्शन क्लासिफाइड विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। इसकी डेफिनेशन, एसक्यूएल फंक्शंस आर प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट कैन परफॉर्म अ टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है एसक्यूएल फंक्शन। और इसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शंस वर्क्स ऑन सिंगल रो वैल्यू टेकन फ्रॉम अ टेबल। एक ही वैल्यू पर ये वर्क करता है, और एक वैल्यू कहां से आएगी? किसी भी रो से टेबल के एक वैल्यू किसी पार्टिकुलर कॉलम से आ सकती है एज ए पैरामीटर। It is further classified into string, numeric, date and time function. So single row function is again categorized as string, numeric, date and time. तो आप फंक्शन सब str is being explained here। इसमें से आपका जो एक स्ट्रिंग फंक्शन है सब str, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर की गई है। It extracts out specific number of characters from the given string। किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है सब str फंक्शन। लाइक सेलेक्ट सब str इंडिया इज माई कंट्री 13,5। यहाँ पर 13th कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर ये रिट्रीव करेगा, काउंट आपको रिटर्न करेगा। जैसे देखें यहाँ पर 1
आप जानते हैं पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, लेकिन एसक्यूएल में 1 से शुरू होती है। तो यहाँ इंडिया का आई 1 पर है, 1 2 3 4 5 स्पेस यहाँ पर 6 हो गया, 7 8 स्पेस 9 10 11 स्पेस 12, काउंट का सी जो है वो आपका 13th पर आ रहा। तो काउंट का सी यहाँ 13 पर है, ये पोजीशन आपको 13 मिल गई। इसको लेते हुए 5 कैरेक्टर गिनने आपको। तो सी एक हो गया, ओ 2, यू 3, एन 4, टी 5। इस तरह से काउंट जो है इसने यहाँ से आपको रिटर्न करके दे दिया। ओके, इसके और कई फॉर्मेट हैं सब एसटीआर फंक्शन के। फॉर दैट यू कैन गो टू माय वीडियो MySQL रिवीजन 2 and there you will find MySQL functions explained well। वहां पर सबएसटीआर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, यू कैन जस्ट स्टडी फ्रॉम देयर। दूसरी कैटेगरी सिंगल रो फंक्शन के अलावा मल्टी रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन में क्या चाहिए, जितने भी फंक्शन है मल्टी रो फंक्शन में उनको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। और मल्टीपल वैल्यूज कहाँ आएगी, किसी पार्टिकुलर कॉलम के मल्टीपल रोज से आएगी। फ्रॉम देयर यू कैन गेट इट। तो ये एक तरह से एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस भी कहलाते हैं। मल्टी रो फंक्शंस को वी कॉल देम एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शंस बिकॉज इट वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ रूल्स, इट वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ वैल्यूज, इट डज एग्रीगेशन। ओके, तो एग्रीगेट करने के लिए हमें कई वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं। एंड दे वर्क ऑन मल्टीपल वैल्यूज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीपल रोज ऑफ ए गिवन टेबल। Some of the functions of the category are AVG functions, sum है, count है, max है, min है, ये सभी aggregate functions है। इसमें से AVG function को अगर हम explain करें, it returns the average of the number of data value and returns one value। कई values का average निकाल करके aggregate करके आपको एक value return करता है। तो यहाँ select AVG of sal from EMP। कोई अगर टेबल एम्प्लॉई है उसमें से सैलरी का एवरेज निकालना है, तो it will return the average of the salary, may return average salary as something like say 52,000.65 whatever, कोई भी वैल्यू, it will depend upon the salary value, सेल की जो वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड करेगा क्या रिटर्न कर रहा है क्या नहीं रिटर्न कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको ये 2 नंबर में था, तो 2 नंबर से ज्यादा बड़ा हो गया है ये आंसर, आप इसको कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं एज पर योर डिसीजन। अदरवाइज इतना भी आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सिंगल रो फंक्शन की एक डेफिनेशन पर 1 नंबर हो गया, सब एसटीआर पर 1 नंबर हो गया, मल्टी रो पर 1 फंक्शन हो गया, एवरेज पर एक नंबर हो गया, हाफ हाफ मार्क्स इस पर मैं लूं सभी पर, तो 2 नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। नाउ consider the real number 2347.5623, write the SQL command for this। ट्रंकेट इट ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेशन करने के लिए सेलेक्ट ट्रंकेट 2345.5623 कॉमा 1। यहाँ पर 1 क्या है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये क्या करेगा, 2347.5 तक रख लेगा, एक डिजिट तक रख लेगा, बाकी सबको ट्रंकेट कर देगा, डिलीट कर देगा, छोड़ देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2347.5। सिमिलरली सेलेक्ट ट्रंकेट ऑफ 2347.5623 कॉमा -2। -2 क्या करेगा, -1 जो है ये टेंस प्लेस जहां पर 4 है इसको इंडिकेट करता है, -2 जो है वो 100 प्लेस जहां पर 3 है उसको इंडिकेट करता है। सो इसकी वैल्यू हुई 2347, इसमें डेसिमल पोर्शन को बिल्कुल छोड़ देगा। तो ट्रंकेट क्या करता है, वो राउंड अप बिल्कुल नहीं करता है, आपके नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में नहीं जाता, हमेशा लोवेस्ट 10, लोवेस्ट 100, लोवेस्ट 1000 में रखता है आंसर। तो यहाँ पर 2347, 2347 will always be 2300 if it is truncate function you are using। राउंड करेंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि उसको 100 के नेक्स्ट 100 में ले जाना है या लोवेस्ट 100 में रखना, वो राउंडिंग करता है। लेकिन ट्रंकेट फंक्शन हमेशा इसे लोवेस्ट 100 में ही रखेगा, 347 को 300 में ही रखेगा, कभी 400 नहीं बनाएगा। राउंड जो है वो 400 बना सकता है अगर ये 350 ऑनवर्ड्स होता तो। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हमारा 2300 होगा। These functions have been explained again in MySQL revision 2, you can study in detail। 27th क्वेश्चन आप देखें, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट S1 where languages are indexed and the elements are their rating। यहाँ पर ये लैंग्वेजेस जो है उनको इंडेक्स बनाया गया है सीरीज का और ये उसकी रेटिंग्स हैं। अब इस पर हमें क्या करना है, राइट ए कमांड which will display the language and rating having rating greater than 20।
यानी उसकी इंडेक्स भी डिस्प्ले होना चाहिए, उसका वैल्यू भी डिस्प्ले होना चाहिए, एलिमेंट भी डिस्प्ले होना चाहिए जिसकी रेटिंग ग्रेटर देन 20 है। तो अभी अभी आपने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किया था कंडीशनल जो था सीरीज पर बेस्ड। हियर आई विल राइट S1 ग्रेटर देन 20, सो दिस इज कंडीशन। जो भी रेटिंग्स जो है 20 से ग्रेटर है उसके लिए ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगी। यानी 23 के लिए ट्रू, 17 फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो अब सारी जितने भी ट्रू आई हैं बूलियन इंडेक्स, उनके लिए आपको सारा डाटा रिट्रीव करना है अलॉन्ग विद इंडेक्स। तो वहां आप एक S1 सामने और लगा देंगे, दैट मींस S1 ऑफ S1 ग्रेटर देन 20, इट विल रिटर्न you all the data values along with its index having this condition satisfied। so यहाँ पर आपका C23 आ जाएगा, जावा 34.8 आ जाएगा और पाइथन 28 आ जाएगा। बाकी PHP और C++ का डिटेल नहीं दिखाई पड़ेगा ड्यू टू दिस कमांड which was being asked in this question। Write the command to display number of bytes occupied by S1। S1 कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा ये लिखना है। हाउ मेनी बाइट्स डज इट ऑक्यूपाई इन द मेमोरी, और मेमोरी में टोटल कितनी बाइट्स ये ऑक्यूपाई करेगा। तो कितने नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा ये निकालने के लिए S1 डॉट n बाइट्स आप लिख देते हैं। तो ये आपको रिटर्न करेगा 40। 40 क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि हर एक ये आपका एलिमेंट जो है वो 8 बाइट्स में ऑक्यूपाई करेगा। 8 बाइट्स आप देखते हैं लिखा रहता है int 64। जब आप इस सीरीज को प्रिंट करेंगे तो लिखा रहेगा फ्लोट 64। फ्लोट 64 क्योंकि यहाँ पॉइंट में भी है। तो फ्लोट 64 का मतलब 64 बिट्स है और एक बाइट में 8 बिट होती हैं। तो टोटल आपका 8 8 जा 64, 8 बाइट हो गया पर कैरेक्टर पर एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए 8 बाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सीरीज में 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, सो 8 5 जा 40 बाइट्स। ये आपको ये जो एट्रीब्यूट आपने यूज किया है S1 सीरीज नेम डॉट n बाइट्स इज एन एट्रीब्यूट, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये आपको 40 रिटर्न करेगा। ओके, सो thereafter let us go to 28th question of 2 marks again। Vaibhav writes the following command with respect to the table cricket having fields player ID, player name, score and sex। ये इस बच्चे ने लिखा है ये कमांड सेलेक्ट एवीजी स्कोर फ्रॉम क्रिकेट। ओके, और ये आपको एवरेज सभी स्कोर्स का एवरेज देता है 120। ऑलराइट, नाउ दूसरी कमांड लिखा उसने सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्रिकेट, तो इट गिव्स 11, ये आपको 11 देता है। कमांड 3 लिखा गया सेलेक्ट काउंट ऑफ स्कोर फ्रॉम क्रिकेट, तो ये आपको देता है 10। यानी स्कोर वाले कॉलम में 10 वैल्यू। इससे तो ये पता चल गया स्कोर वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं 10, और जिसका एवरेज कितना है, एवरेज 120 है। तो 10 लोगों का जो एवरेज है 120 है, तो पूरे 10 प्लेयर्स का जो टोटल रन है, टोटल स्कोर है वो कितना होगा। ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए 1200 होना चाहिए। 12 120 एवरेज है इंटू 10, दैट इज 1200। इसका मतलब सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स, ऑल द 10 प्लेयर्स इज 1200। ओके, क्यों, और उसके बाद ये काउंट स्टार जब गिनता है सारी रो को गिनता है, तो इसका मतलब उसमें जो है टोटल 11 प्लेयर है, देयर आर 11 प्लेयर्स। और यहाँ पर जब स्कोर गिना गया तो उसमें 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लेयर का स्कोर बिल्कुल अननोन है, एक प्लेयर का स्कोर वहां पर नहीं भरा गया है या नल भरा गया है। ओके, सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, तो कार्डिनलिटी तो सेलेक्ट काउंट स्टार निकाल रहा है 11 होनी चाहिए है cardinality। and what is the sum of the scores of all players, justify your answer। why count star is giving 11 while count score is giving 10। तो ये चीजें आपको जस्टिफाई करके लिखना है। यहाँ पर मैंने दिया है कि कार्डिनलिटी ऑफ द क्रिकेट टेबल इज 11 बिकॉज काउंट स्टार जो है 11 दे रहा है, सारी रूल्स को काउंट कर रहा है। और सम ऑफ द स्कोर इज 120 इंटू 10, मैंने आपको बता ही दिया 1200 है सभी प्लेयर्स के क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स जिसका रिकॉर्ड उसमें फीड किया गया अकाउंट स्टोर आपको 10 वैल्यू बता रहा है, रोज 11 है, इसका मतलब एक प्लेयर का स्कोर अननोन है। ओके, बिकॉज स्कोर ऑफ वन प्लेयर इज अननोन एंड फील्ड एज नल, दैट इज व्हाई काउंट स्कोर इज रिटर्निंग 10 ओनली। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपने कार्डिनलिटी भी बता दिया, सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ ऑल 10 प्लेयर्स 1200 बता दिया, और आपने रीजन भी बता दिया कि एक प्लेयर का जो
स्कोर है वो अननोन था, इसलिए वहां पर नल फीड किया गया, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग काउंट स्कोर एज 10। सो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ 29th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है जहां पर हैश हैश जो आगे सामने और बैक में लगा हुआ है ये स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है, where each hash character indicates an space. Write commands to display. Python is a programming language without any space in the beginning and at the end, without any space. और दूसरा क्या करना है आपको, प्रोग्रामिंग प्रिंट करने के लिए कमांड लिखनी है एसक्यूएल में। तो यहाँ आपने क्या किया, आप जानते हैं कि लीडिंग स्पेसेस और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए माइस्क्यूएल का ट्रिम फंक्शन जो है काम करता है, इसलिए इसमें हमने लगा दिया सेलेक्ट ट्रिम ऑफ, और ये जो भी स्पेसेस है यहाँ पर पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख करके बाद के जो स्पेसेस हैं जितने भी 4 स्पेस हैं, यहाँ 5 स्पेस है, यहाँ पर डाल दिया गया। एंड एज सुन एज वी प्रिंट इट रिटर्न सिंपली पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, खाली आपको इतना टेक्स्ट रिटर्न करता है और बाकी सारे स्पेसेस लेफ्ट और राइट के हटा देता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटा देता है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग यहाँ से रिट्रीव करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे स्पेस हटाने पड़ेंगे, फिर उसमें से सब str का इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग को रिट्रीव कर सकते हैं। तो हियर आई हैव फर्स्ट यूज्ड ट्रिम फंक्शन इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पर मैंने सबसे पहले ट्रिम लगाया है, जिससे ये स्ट्रिंग पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी। इसके आगे के सामने के 5 स्पेस और बैक के 4 स्पेस हट जाएंगे ड्यू टू ट्रिम फंक्शन। ये अंदर का फंक्शन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए यहां तक आपका सॉल्व हो गया। तो इसको यहां तक सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अब इस टेक्स्ट में से हमें काउंट करना क्या, 13। तो पी से काउंट करेंगे ऑब्वियसली, अब तो हमारे पास स्पेस है नहीं इसमें, तो सब str फंक्शन लग रहा है इसमें, पी से 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 स्पेस 10, ए जो है वो 11 है, स्पेस 12 है, प्रोग्रामिंग का पी 13 पर है। यहाँ से आपको 11 कैरेक्टर काट लेने हैं, तो 11 का गिनिए यहाँ से प्रोग्रामिंग से, ये 13th पोजीशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कैरेक्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 11 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम 13th पोजीशन इन दिस स्ट्रिंग पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट स्पेस जो है उसमें से चॉप आउट करनी है यूजिंग सबस्ट्र फंक्शन। So it will return exactly programming which is required in B part as answer. Okay. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट एक ऑप्शनल क्वेश्चन और दिया गया और करके, कंसीडर द गिवन स्ट्रिंग वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले। क्या करना है आपको, इसका रिवर्स करना है स्ट्रिंग का, फिर उसके बाद रिप्लेस पाइथन विद जावा। ये दो फंक्शंस का इस्तेमाल आपका एसक्यूएल में रिवर्स फंक्शन भी है और रिप्लेस फंक्शन भी है, आप यूज कर सकते हैं इसको भी। तो देखिए सेलेक्ट रिवर्स वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, खाली ये फंक्शन आप लगा दोगे तो ये आपका वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग उल्टा हो जाएगा इसका आउटपुट। ओके। और यहाँ पर सेलेक्ट रिप्लेस, आप किस में रिप्लेस करना चाहते हैं, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन सा वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, पाइथन को किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, जावा से। तो आपका ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, इन प्लेस ऑफ पाइथन पाइथन विल बी रिप्लेस्ड विद जावा। ओके। सो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग इट विल रिटर्न। तो ये दो आपको नए फंक्शन लग रहे होंगे, लेकिन इसको भी एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। मैंने सोचा कि ये दोनों फंक्शन डाल देता हूँ बाई चांस अगर पूछा जाए तो, क्योंकि माइस्क्यूएल फंक्शंस ही लिखा हुआ, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई कौन कौन से फंक्शन ही पूछे जाएंगे। So I have included these two functions also in my sample paper. Okay. Now 30th क्वेश्चन आपका है 2 मार्कर, कंसीडर द डेटा फ्रेम। ये आपका पैंडास पर बेस्ड है, टूरिस्ट डेटा फ्रेम का नाम है, गिवन एज अंडर, यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें इंडेक्स है दिल्ली मुंबई कोलकाता और ईयर है 2018 18 इसमें टूरिस्ट कितने आए दिल्ली में, कितने मुंबई में, कितने कोलकाता में। ऐड ए न्यू कॉलम अर्निंग, इनसे कितनी अर्निंग हुई, ये आपको एक नया कॉलम ऐड करना है टू द डेटा फ्रेम डीएफ विद वैल्यूज दिस दिस दिस। इतने मिलियन आप मान लीजिए, 8000 मिलियन एंड 9000 एंड 2000 मिलियन रुपीस मान लीजिए इनसे अर्निंग हुई है। तो इसको हम इसके लिए एक नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कई बार मैंने कॉलम ऐड करना बताया है आपको, एक स्पेशल वीडियो निकाली थी
वर्किंग विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम, उसे भी आप देख सकते हैं, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम। टूरिस्ट्स ऑफ अर्निंग, ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए इसके साथ, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पर। या df डॉट, अच्छा df यहाँ लिख उठा है, यहाँ पर हमें टूरिस्ट चाहिए, TOURIST, टूरिस्ट dot loc colon earning equal to list of values, this will also add a new column, यहाँ पर एक नया कॉलम अर्निंग का ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अगेन बाय मिस्टेक इट इज रिटन df, इट शुड बी टूरिस्ट। एक बार मैं टूरिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड वी रिप्लेस हियर tourist in place of df। so using assign function also you can do the same thing, here also it should be tourist, here also it should be tourist। okay, so here यहाँ आप देख सकते हैं tourist equal to tourist dot assign earning equal to 8,000 9,000 and this 2,000। okay, assign function, ठीक है, assign function से आप कर सकते हैं, लेकिन assign function में जहां तक मुझे याद है कि ये इसमें सिंगल कोट में नहीं रहेगा, ये सिंगल कोट में नहीं रहेगा कॉलम का नाम असाइन फंक्शन में, रिमेंबर। ओके, यही आपको याद रखना है और इसे रीअसाइन जरूर करना है। असाइन फंक्शन में आपको टूरिस्ट डेटा फ्रेम में वापस रीअसाइन जरूर करना है डीएफ में। ओके, और यहाँ पर कॉलम का नाम जो है सिंगल कोट में नहीं रहेगा। देन अनदर वन इज इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में टूरिस्ट डॉट इंसर्ट टू, टू का मतलब लोकेशन नंबर 2 पर, लोकेशन नंबर 2 का मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर जहां पर आपका कॉलम आएगा दैट इज लोकेशन। और किस नाम से इंसर्शन करना है आपको, ये अर्निंग के नाम से कॉलम होगा। क्या इंसर्ट करना है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ दे दी जाएंगी। नाउ दिस विल आल्सो ऐड अ न्यू कॉलम अर्निंग इनटू योर डेटा फ्रेम। और सेकेंड कॉलम का ऐड ए न्यू रो विद वैल्यूज चेन्नई दिस, यहाँ पर चेन्नई इंडेक्स में और ये सारी वैल्यूज आपको फीड करना है, यहाँ पर अर्निंग वाला भी फीड करना है। इसके लिए टूरिस्ट डॉट एलओसी ऑफ चेन्नई, ये आपने रो का इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, इंडेक्स लेवल कॉमा ऑल कॉलम आई मीन ऑल रोज, ये चेन्नई में सभी वैल्यूज, हर कॉलम में वैल्यूज, कॉलम यहाँ इंडिकेट कर रहा है इक्वल टू चेन्नई और 2018 ये चेन्नई यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेन्नई आपका उसमें आ चुका है, किसमें, इंडेक्स में आ गया है। आपने एलओसी में आपने इंडेक्स लिख दिया है चेन्नई, क्योंकि वो इंडेक्स का नाम है। यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, ईयर है, उसके बाद ये आपका क्या है, ईयर है, देन टूरिस्ट है, उसके बाद अर्निंग है, अर्निंग $500 मिलियन। ओके, तो इस तरह से आप इसमें दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर एलओसी ऑफ चेन्नई इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर चेन्नई गलत हो गया है, ये चीज होने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो एलओसी ऑफ चेन्नई इज इक्वल टू 2018 दिस। ओके, तो यहाँ पर कॉलन लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा कॉलन यहाँ लगा है, खाली ये एक्स्ट्रा था वहां पर, इसको ऐसे भी आपकी एक नई रो चेन्नई लेवल के साथ ऐड हो जाएगी विद दीज वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, expand the following terms related to computer network ISDN, integrated services digital network, MAC MAC address, media access control address, ISP internet service provider, URL uniform resource locator. So this is the full form expansion of these terms. Now what is difference between email and chat? email और chat में difference क्या है? Chat is a type of software while email is a protocol. Chat requires the permission of both parties while email does not. Chat is typically software development while email is not a software development. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है चैटिंग, और ईमेल जो है वो प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है। चैट नीड्स अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर व्हाइल ईमेल डज नॉट, जिस पर दो बंदे दो यूजर्स चैटिंग करना चाहते हैं उसी सॉफ्टवेयर में उनका दोनों का अकाउंट होना जरूरी है। ईमेल में ऐसा नहीं है, ईमेल में आप जीमेल से याहू मेल पर, याहू मेल से रेडिट मेल पर कहीं भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज 32nd क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ईमेल एंड चैटिंग, इंटरनेट से रिलेटेड है ये।
डिस्क्राइब 4 कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आप कैसे हो सकती है, 4 फॉर्मेट, 4 कॉमन फॉर्म्स कैसे स्टूडेंट प्लेगरिज्म करते हैं। आपको प्लेगरिज्म टर्म एक्सप्लेन किया जा चुका है। किसी दूसरे के टास्क को, इंटेलिजेंट वर्क को, कॉपीराइट को, या और फ्रेज को, मोटोस को, किसी भी चीज को जो किसी की क्रिएटिविटी है उसको अपना बता करके इस्तेमाल करना प्लेगरिज्म कहलाता है। तो 4 कॉमन फॉर्म्स क्या हैं, स्टूडेंट कैसे करते हैं प्लेगरिज्म। सबमिटिंग समवन एल्स वर्क एज देयर ओन, ओके, रीराइटिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर्ली साइटिंग सोर्सेस। दूसरे का काम अपना बता करके कर रहे हैं और उसमें जो है ये नहीं बताया कि ये चीज मैं यहाँ से रेफर कर रहा हूँ। ओके, रिलाइंग टू मच ऑन अदर्स वर्क एंड फेलिंग टू ब्रिंग ओरिजिनल आइडियाज इनटू टेक्स्ट। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों के काम को कॉपी पेस्ट करना, ये भी एक तरह का जो है प्लेगरिज्म है। साइटिंग द सोर्स इनएक्यूरेटली, कई बार वो जो है गलत सोर्स साइट कर देते हैं कि ये चीज जो है इस राइटर की ना होकर के दूसरे राइटर का नाम लिख देते हैं। जो कंटेंट जिस राइटर का है, जो म्यूजिक जिस कंपोजर का है, उसका नाम वहां पर लिखना चाहिए, उसका नाम वहां पर रेफरेंस देना चाहिए, तो दूसरे का दे देते हैं। तो इस तरह से प्लेगरिज्म करते हैं स्टूडेंट्स अपने वर्क में। सो इस तरह से आपका ये सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 33 तक, ये टोटल मुझे लगता है 10 क्वेश्चन हो गए। और इसमें इंटरनल चॉइसेस आपने देखी थी, 22 23 हो गया था। हाँ ठीक है, 24 से लेकर के और 33 तक 10 क्वेश्चन हो गए 2 2 मार्कर। अब आपका आता है सेक्शन 2, जिसमें 34 3 मार्कर है, और ये 4 क्वेश्चन होंगे, 34 35 36 37, 4 मार्कर्स हैं। ये 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। Consider two objects x and y. X is a data frame where while y is a series as given below. यहाँ पर डेटा फ्रेम दिया हुआ है जिसमें 2 रो है 0 1, जिसकी वैल्यूज है 5 6 7 8, और 2 कॉलम्स है 0 1 5 7 और 6 8, उसकी वैल्यूज है। एक सीरीज है जिसमें आपकी इंडेक्सिंग 0 1 2 है, जिसमें वैल्यूज है 4 5 6। इस पर कुछ ऑपरेशन आपसे कराए गए हैं। लेट अस सी एंड फाइंड आउट द what is happening here. Create above data frame X and series and find out the output of the following two statements. तो इससे हमने एक डेटा फ्रेम और एक सीरीज बनाया। Import pandas as pd, x इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में 5 6 और 7 8 लिख दिया गया, ऑटोमेटिकली आपका ये डेटा फ्रेम बन गया। सिमिलरली आपने y के नाम से सीरीज बनाया, y इक्वल टू pd डॉट सीरीज, लिस्ट के फॉर्म में 4 5 6 लिख दिया, आपकी ये सीरीज 4 5 6 विद इंडेक्स 0 1 2 हैज बीन क्रिएटेड। नाउ प्रिंटिंग x इनटू y, x इनटू y करने पर क्या आ रही है, आप देखिए यहाँ पर x इनटू y आपका डेटा फ्रेम है ये, और ये आपकी सीरीज है। तो ये जो सीरीज का 4 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया 20, इट हैज बिकम 20। देयर आफ्टर ये 5 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सीरीज का हर एलिमेंट उस इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 के साथ यहाँ पर 5 था डेटा फ्रेम में, और यहाँ पर 0 के साथ 4 था, तो 4 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, एंड 6 विल नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। तो यहाँ पर एक नैन क्रिएट होगा आपका, देखिए यहाँ पर तो 20 हो गया, ये 30 हो गया, और सेकेंड इंडेक्स के लिए 9 क्रिएट हो गया। सिमिलरली फिर से 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 9। तो आपको 7 4 जा 28, 8 5 जा 40 एंड 9। यहाँ देखिए 28 40 और 9 क्रिएट हो रहा है। तो x इंटू वाई इस तरह से सीरीज पर काम करेगा आपका। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम पर सीरीज की मल्टीप्लीकेशन होगी। सीरीज का 4 5 6 का मल्टीप्लीकेशन कॉलम वाइज होगा। 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, सेकंड था नहीं इसलिए उसको इसने 9 डिफाइन कर दिया। और अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं एक्सिस इक्वल टू रोज, ठीक है, या एक्सिस इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये आपका रो वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए यहाँ पर रो में एक एक्स्ट्रा इंडेक्स आ गया। So that means अब क्या होगा, 4 will be multiplied by 5, 5 will be multiplied by 6, and 6 will be नहीं, 4 will be multiplied by 5, 5 will be multiplied by 7,
सो 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 20 35 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 9 आ जाएगा। देखिए 20 35 9। Similarly, 4 will be multiplied by 6, 4 6 are 24, 5 will be multiplied by 8, 5 8 जा 40, 24 80 और 6 के साथ 9। देखिए 24 40 और 6 के साथ 9। इस तरह से हमारा ये रो वाइज अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। x multiplied by y, x is equal to either you write 0 or you can write rows। ठीक है, वहां पर अगर आपको कॉलम वाइज बाय डिफॉल्ट कॉलम होता है। ठीक है। Now another question, describe measures to recycle your e-waste safely। e-waste को हम किस तरह से safely recycle कर सकते हैं। e-waste is hazardous for the health as well as environment। How we can recycle it properly so that it should not be harmful to the environment and people। यूज सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। आप सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर के पास उसे दे सकते हैं। सर्टिफाइड बाय बैन, बैन एक कंपनी है जो ऐसे ई वेस्ट रिसाइकलर्स को रजिस्टर करती है। बेसल एक्शन नेटवर्क इसका नाम है, बैन कंपनी का। विजिट सिविक इंस्टीट्यूशन, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाइए जो प्रॉपरली ई वेस्ट को यूटिलाइज करते हो। एक्सप्लोर रिटेल ऑप्शंस, ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप ई वेस्ट को सेफली रिसाइकल करा सकते हैं। What do you understand by data protection? What are the measures to protect our data? Data protection addresses the practices, safeguards, and binding rules to put in place to protect your personal information and ensure that it remains in control while working online। जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपका डेटा आपके कंट्रोल में हो। आपके कंट्रोल में होने का मतलब है जो आप चाहें उस डेटा पर एक्शन करें, रिएक्शन करें, लेकिन दूसरे पार्टी, थर्ड पार्टी शुड नॉट बी एबल टू मिस यूज योर डेटा, करप्ट योर डेटा और स्टील योर डेटा। ओके, सो दैट इज वाई डेटा प्रोटेक्शन इज नेसेसरी। डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन। एक तो आप थ्रू डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हैं। दूसरा, नॉट शेयरिंग, प्रोवाइडिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडेंशियल एक्सेट्रा किसी को ना दें। नॉट ओवर शेयरिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूजिंग पब्लिक डोमेन, कोई चीज शेयर ना करें। अडॉप्टिंग कंप्लीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल थ्रेट्स, यूज अपडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑन योर डिवाइसेस। ओके, so these are the measures how you can protect your data। now 36th question, 3 marker। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर में। इसमें आपको यहाँ पर चॉइस मिली हुई है। 35th क्वेश्चन में चॉइस मिली हुई है और एक आपको इस क्वेश्चन में भी चॉइस मिल रही है 36th में। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको कोड प्लॉट करने के लिए आपको कोडिंग करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स का लेवल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई का लेवल ये दिया हुआ है और ये टाइटल ग्राफ का है। इसके बाद इसमें मार्कर भी लगा हुआ है, मार्कर सर्कल लगा हुआ है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं यहाँ 40 है, यहाँ पर 200 है, इस पॉइंट का 100 है, इस पॉइंट का 400 है, इसका 150 है और इसका 250 है। इस तरह से आप दो सीरीज बना सकते हैं या दो लिस्ट बना सकते हैं और दोनों लिस्ट के बीच में आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। लेट अस सी द कोडिंग। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एट डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी आपने डिफाइन कर लिया। एक्स में आपने एक्स एक्सिस पर देखिए 0 1 2 3 4 5, ये आपने एक्स के लिए एक लिस्ट बना दी। वाई के लिए देखें 40 200 100 400 150 एंड 250। ये जो वैल्यूज थी हमने अभी दिखाई थी आपको, 40 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 200 है, ये 100 है, ऊपर 400 है एंड सो ऑन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब प्लॉटिंग द लाइन फर्स्ट पॉइंट, इसको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर लाइन फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज देयर इज ए सिंगल लाइन ओनली। सो पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई मार्कर इक्वल टू ओ आपने कर दिया। तो मार्कर ओ करने से क्या होगा, ये सर्कल यहाँ पर सर्कल के फॉर्म में प्रिंटिंग होगी। ओके, पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है। सो वी कैन राइट टाइटल ऑल्सो, TITLE, टाइटल भी यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर y एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है TITLE, here also we can write। ओके, तो PLT डॉट प्लॉट से आपका लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाएगा x और y के बीच में। मार्कर वहां पर O आ जाएगा, ब्लू बाय डिफॉल्ट कलर आएगा।
अगर आप कलर नहीं डिफाइन करेंगे तभी ब्लू कलर आएगा। और plt डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस टाइटल, plt डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस टाइटल, plt डॉट टाइटल ग्राफ टाइटल, आप देखें ग्राफ के ऊपर यहाँ ग्राफ टाइटल लिखा हुआ है। देयर आफ्टर इसमें ग्रिड लाइंस भी ड्रॉ करनी है आपको, दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन plt डॉट ग्रिड फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद प्लॉट को शो कर दिया गया है। सो इन दिस वे यू कैन गेट दिस प्लॉट, वेरी सिंपल इट इज। such simple programs only will be asked in your board exam। तो एटलीस्ट जो आपका बेसिक्स है चार्ट बनाने का वो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स, जैसा कि सीबीएसई सैंपल पेपर में भी दिया गया था, बहुत ज़्यादा आपको डीप में पैरामीटर्स का स्पेसिफिकेशन चार्टिंग में नहीं दिया गया था। सिमिलरली आई हैव मेड दिस क्वेश्चन। या आप जो है इसका बार चार्ट बनाने के लिए कह दिया गया आपको, एक डेटा है, राइट ए पाइथन कोड टू ड्रॉ द बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग द सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के 5 एम्प्लॉइज की सैलरी डिपिक्ट करने के लिए एक बार चार्ट बनाने को कहा गया। कंपनी का नाम मैंने लिख दिया एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद वाई एक्सिस पर सारी सैलरीज और एक्स एक्सिस पर सभी के नाम दे दिए गए। लेट अस सी हाउ इट इज ड्रॉन। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, एम्प्लॉय के नाम आपने यहाँ पर ले लिए एक लिस्ट में, सैलरी एक दूसरी लिस्ट में ले ली। एक idx नाम का वेरिएबल लिया, x फॉर x इन रेंज लेन ऑफ एम्प्लॉइज। तो आप लेंथ ऑफ एम्प्लॉय करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 एम्प्लॉइज का है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। और इन रेंज 5 जब आप करेंगे तो x में वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4। यानी ये idx एक लिस्ट बनेगी जो इन पांचों नामों की इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगी, 0 1 2 3 4। ओके, idx में आ जाएगा। अब आप जो बार प्लॉट कर रहे हैं plt डॉट बार idx और सैलरी के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। idx आपका इंडेक्स है और सैलरी जो है वो y एक्सिस पर है। देयर आफ्टर आपने x लेवल डिफाइन कर दिया, y लेवल सैलरी इन रुपीज डिफाइन कर दिया, प्लॉट का टाइटल डिफाइन कर दिया, ग्रिड शो कर दिया, प्लॉट को शो कर दिया। यहाँ पर एक नई चीज आपको करनी पड़ेगी, plt डॉट xticks। जो आपने idx यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिया है उसको अगर इम्प्लॉय के साथ आपको मैच करना है, मैप करना है, कि जहां पर 0 था वहां पर उसका एम्प्लॉय का पहले एम्प्लॉय का नाम आ जाए, यहाँ पर दूसरे का आ जाए, यहाँ तीसरे का, चौथे का। हालांकि आप चाहते तो इम्प्लॉय और सैलरी के बीच में भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ idx यहाँ इम्प्लॉय लिख देते, यहाँ सैलरी लिख देते, तब भी ड्रॉ हो जाता ये चार्ट, कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन यहाँ पर रोटेशन जो आपको किया गया है, अगर मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, अगर इन टाइटल के नाम को रोटेट नहीं किया गया तो सारे नाम ओवरलैप कर जाएंगे इस चार्ट पर। ठीक है, उससे बचने के लिए यहाँ पर xticks मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, plt डॉट xticks और idx में आपका न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और उस idx इंडेक्स के अगेंस्ट ये एम्प्लॉय एक लिस्ट है जिसमें आपकी स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर मैप हो जाएंगी। दैट मीन्स 0 पर पहले एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, 1 इंडेक्स पर अभिषेक आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे कार्तिक आ जाएगा। और एक फायदा ये आपको यहाँ मिल रहा है, रोटेशन इज इक्वल टू 30। किसी भी एंगल पर एक्स एक्सिस पर जो आपकी ये टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यूज हैं इसको आप रोटेट कर सकेंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग xticks। अदरवाइज plt डॉट बार यहाँ एम्प्लॉय कॉमा सैलरी लिखा जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उस केस में ये सभी नाम आपके हॉरिजॉन्टल आएंगे, इसी तरह से आएंगे लेफ्ट टू राइट, चाहे वो बेशक ओवरलैप कर जाएं। ओके, so this is how we can draw bar chart। 37th question is of 3 marks। तो ये आपका एसक्यूएल पर बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्प्ले ये आपकी एसक्यूएल टेबल दी हुई है स्कूल बस के नाम से। दिस इज द टेबल गिवन। एसक्यूएल कमांड लिखना है, डिस्प्ले द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बस फॉर आनंद ट्रेवल्स एंड यादव कंपनी ओनली। मैक्सिमम कैपेसिटी ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, जहां पर ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर आए यहाँ पर समझ लेना कि ग्रुप बाय लगेगा। तो पहले ट्रांसपोर्टर का नाम लिखो, सेलेक्ट ट्रांसपोर्टर कॉमा मैक्स ब्रैकेट में कैपेसिटी फ्रॉम स्कूल बस ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर।
हैविंग ट्रांसपोर्टर इक्वल टू आनंद ट्रेवल्स और ट्रांसपोर्टर इक्वल टू यादव कंपनी, या इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ट्रांसपोर्टर कॉमा मैक्स ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम स्कूल बस ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर हैविंग ट्रांसपोर्टर इन आनंद ट्रेवल्स और यादव कंपनी। इसी चीज को हैविंग ट्रांसपोर्टर इक्वल टू आनंद ट्रेवल्स और ट्रांसपोर्टर इक्वल टू यादव कंपनी भी लिख सकते थे हम लोग। ओके, देयर आफ्टर इसके बाद आप देखें काउंट द नंबर ऑफ रूट्स कवर्ड बाय ईच ट्रांसपोर्टर। फिर से ईच ट्रांसपोर्टर आ गया है, ट्रांसपोर्टर पर फिर से ग्रुप बाय लगेगा। सो सेलेक्ट ट्रांसपोर्टर कॉमा काउंट स्टार। काउंट स्टार से वो सारी रो काउंट हो जाएंगी जो हर ट्रांसपोर्टर की हैं। स्पीड ट्रेवल्स की 2 रो हैं तो इसके लिए 2 काउंट हो जाएगा। यादव कंपनी 2 रोज आर देयर, सो 2 काउंट हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टर कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्कूल बस ग्रुप बाय ट्रांसपोर्टर। सो पता चल जाएगा कौन से ट्रांसपोर्टर की कितनी बसें लगी हुई है, कितने रूट्स कवर कर रहे हैं। Display the average charges and total number of transporter in the school with appropriate column aliases। तो एवरेज चार्ज निकालना है और नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर निकालना है। तो यहाँ आपने लिखा सेलेक्ट एवीजी ऑफ चार्जेस एज एवरेज चार्जेस कॉमा पूरे टेबल का ओवरऑल ऑन फुल टेबल काउंट स्टार एज टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स फ्रॉम स्कूल बस। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ पार्ट बी का। अब आपके पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, 5 मार्कर ईच। सेक्शन 3 में आता है, पार्ट बी में सेक्शन 3 38, 39 एंड 40। देयर विल बी टोटल 40 क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो पहला ये 38 क्वेश्चन डेटा फ्रेम पर पैंडास पर रहेगा। 39 क्वेश्चन आपका माईएसक्यूएल पर रहेगा, टेबल बेस्ड। और 40th क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड रहेगा, 5-5 नंबर के। यहाँ पर जनरली 5 पार्ट होंगे, पांचों पार्ट के आपको आंसर देने होंगे। So write a program to in Python pandas to create following data frame result from the dictionary। तो डेटा फ्रेम का नाम रिजल्ट है और डिक्शनरी का यूज करके ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा कि 5 पार्ट जरूरी नहीं, हो सकता है 3 पार्ट हो और बाकी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। पूरे प्रोग्राम के लिए वो 5 नंबर देगा। सो हियर परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द डेटा फ्रेम। सबसे पहले आप डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। इसको देखते हुए पहले आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर लीजिए। इंपोर्ट pandas as pd result इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करना है, तो आप डिक्शनरी बना दीजिए। यहाँ पर नेम कॉलन सभी नाम दे दिए, यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में। टर्म 1 कॉलन सभी टर्म्स के मार्क्स दे दिए, टर्म 2 के मार्क्स दे दिए। डिक्शनरी क्लोज, देन दिस ब्रैकेट क्लोज डेटा फ्रेम मेथड का आपका रिजल्ट नाम का डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से नेम टर्म 1 टर्म 2 के साथ 0 1 2 3 इंडेक्स के साथ ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया है। नाउ अब वो कहता है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ बोथ द टर्म्स ऑफ ईच स्टूडेंट एंड असाइन टू कॉलम परसेंट। एक नया कॉलम परसेंट ऐड करना जिसमें वो परसेंट टर्म 1 और टर्म 2 का कैलकुलेट कर सके। टर्म 1 एंड टर्म 2 ऑफ 500 ईच। टर्म 1 का मार्क्स भी आउट ऑफ 500 है, टर्म 2 का भी 500 है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 1000 में से परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए रिजल्ट ऑफ परसेंट कॉलम ऐड करने का तरीका यही है। रिजल्ट डॉट टर्म 1 प्लस रिजल्ट डॉट टर्म 2। रिजल्ट टर्म 1 का और टर्म 2 का दो डेटा फ्रेम में से दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 बिकॉज इट वाज आउट ऑफ 1000। इससे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर के एक नया कॉलम परसेंट ऐड हो जाएगा। प्रिंट रिजल्ट करोगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका ये डेटा फ्रेम रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, नेम टर्म 1 टर्म 2 और उसमें एक नया कॉलम परसेंट ऐड हो गया, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 को प्लस करके 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया है। ओके, नाउ another question in this is display the highest percentage of marks from the data frame। data frame से highest percentage of marks आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज रिजल्ट डॉट LOC कॉलन कॉमा परसेंट कॉलम का नाम दे दिया, डॉट मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से इससे आपका मैक्सिमम परसेंटेज आ गया परसेंट 77.7। यहाँ आप देखिए परसेंटेज में से इस कॉलम में 77.7 इज द हाईएस्ट परसेंटेज। Thereafter, last part of this question is display the data frame whose percentage is more than or equal to 75। कंडीशनल डिस्प्ले करना है आपको डेटा फ्रेम में से, तो कंडीशनल के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपने लिखा रिजल्ट ऑफ रिजल्ट
ऑफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो ये आपको प्रिंट कर देता है ये नेम टर्म 1 टर्म 2 परसेंट, सॉरी वो रो प्रिंट करता है दोज रोज आर बीइंग प्रिंटेड विच आर सेटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया in which the percentage is greater than or equal to 75। so this is all about this question। इसमें आपको इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, you will get 5 marks for this programming। 39th क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसक्यूएल। यहाँ भी आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। इसमें एसक्यूएल में कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल कराया गया है। राइट द एसक्यूएल फंक्शन व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू डिस्प्ले द डे नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द डेट दिस। यानी कि इस डेट का आपको डे नंबर ईयर का निकालना है। ईयर में 365 डेज या 366 डेज होते हैं। सो आउट ऑफ दैट इस डेट को कौन सा डे था आउट ऑफ 365 और 366। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है सेलेक्ट डे ऑफ ईयर ऑफ पार्टिकुलर डेट। तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो भी ईयर का डे होगा 300, 302, 300 जो भी होगा वो आपको रिटर्न करेगा व्हाटएवर। Another to remove the spaces from the left hand side of the string python। python लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इतने स्पेस हैं, इसमें से इन स्पेसेस को ट्रिम करना है। उसके लिए हमें बिकॉज द स्पेसेस आर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग पाइथन, इसलिए यहाँ पर ltrim का इस्तेमाल हम करेंगे। सेलेक्ट ltrim ऑफ द गिवन स्ट्रिंग पाइथन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड के सारे स्पेसेस हटा करके ओनली द एग्जैक्ट स्ट्रिंग पाइथन विल बी रिटर्न। thereafter display the weekday index from current date। current date का weekday index मतलब 1 for Sunday, 2 for Monday and 7 for Saturday like that। तो आपको इस करंट डेट में कौन सा वीक डे नंबर आएगा उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सेलेक्ट डे ऑफ वीक फंक्शन है इसके लिए। डेट एंड टाइम फंक्शन MySQL का पढ़िए, इस पर वीडियो बनी हुई है। फंक्शंस इन MySQL रिवीजन टूर लिस्ट का नाम है, वहां से आप कर सकते हैं। day of week of current date, so it will calculate which day number is going to be returned। अगला है डिस्प्ले द फर्स्ट नेम फ्रॉम योर नेम। अपने नाम से पहला नेम फर्स्ट नेम रिटर्न करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें चॉपिंग करनी है। सपोज ये 3 फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ये कॉन्केटनेट किया गया है अरविंद कुमार पांडे। तो इसमें से हमें लेफ्ट साइड से अरविंद चॉप करना है। तो अरविंद में कितने कैरेक्टर हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं। सो आई विल राइट सेलेक्ट लेफ्ट के बाद आप पूरा नाम लिखिए, पूरी स्ट्रिंग लिखिए, कॉमा 6। सो इट विल रिट्रीव एंड रिटर्न अरविंद टू यू बैक। thereafter to compute the square root of the length of your name। आपके नाम में जितनी लेंथ है उसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो सबसे पहले आप जो है ये जो स्ट्रिंग है नाम की ये लिखिए, इसके साथ लेन फंक्शन यूज कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके आउटर फंक्शन sqrt यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले इनर फंक्शन सॉल्व करेगा, इट विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस नेम। जो भी लेंथ आ जाएगी, लेंथ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर 6 7 3 10 3 13 और 14 15 15 कैरेक्टर्स आपका लेंथ निकालेगा। स्क्वायर रूट 15 का आपको रिटर्न करेगा। सो दिस वे। और इसमें ही आपको और करके एक क्वेश्चन दिया गया है, और करके ऑप्शनल दिया गया है, चॉइस दी गई है कि दिस इज द टेबल। टेबल का नाम यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम की टेबल दी हुई है। बेस्ड ऑन दिस टेबल यू हैव टू राइट द क्वेरीज। Select write SQL queries using SQL function to perform the following operations। Display student name and bonus marks, where bonus marks is 5% of the marks। तो आपको दो चीजें दिखानी है, नेम एंड बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स नाम का कोई कॉलम नहीं है, उस कॉलम को कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्क्स के बेसिस पर। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स इंटू 0.05। ये आपका 5% कैलकुलेट हो गया मार्क्स का। इसके लिए एरियस चेंज कर दो, कॉलम की हेडिंग चेंज कर दो, एज बोनस मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। हो गया आपका आंसर। नाउ डिस्प्ले द नेम क्लास एंड मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम बिगिंस विद जे और ए। जिसका नाम जे से या ए से शुरू होता है उसका आपको नेम क्लास और मार्क्स डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक जे परसेंट। परसेंटेज आपका यहाँ वाइल्ड कार्ड करेक्टर है पैटर्न मैचिंग के लिए, और नेम लाइक ए परसेंट। तो आपका चाहे वो जे से शुरू हो रहा हो चाहे ए से शुरू हो रहा हो, these 3 columns of that table will be returned displayed।
इसके बाद आपका आता है डिस्प्ले नेम एंड सेक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल के लिए आप जानते हैं अपर फंक्शन है, तो सेलेक्ट अपर ऑफ नेम कॉमा अपर ऑफ सेक्स फ्रॉम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे रिमूव कर दीजिए। अपर ऑफ नेम कॉमा अपर ऑफ सेक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 4। thereafter delete the record of all students who are in class 3। जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके सभी रिकॉर्ड डिलीट करने, इसके लिए डिलीट फ्रॉम कमांड का यूज करेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 3, कंडीशन लगा दिया आपने। इंक्रीज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बाय 5 ईच फॉर फीमेल ओनली, फीमेल्स का 5 मार्क्स इंक्रीज करना है। अपडेट कमांड का यूज करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा 5 नंबर इंक्रीज करने के लिए। आगे कंडीशन लगा दीजिए वेयर के साथ, वेयर सेक्स इक्वल टू फीमेल। सो इन दिस वे दीज 5 क्वेरीज हैव बीन सॉल्व्ड एंड ईच क्वेरी इज ऑफ 1 मार्क आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको एक चॉइस दी गई थी, आइदर यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MySQL functions और the questions based on this MySQL table queries। लास्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग से थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका 40वां क्वेश्चन होगा। TechUp Corporation TUC is a professional consultancy company. The company is planning to set up new offices in India with its hub in Hyderabad. As a network advisor, you have to understand their requirements and suggest to them the best available solution. इनके पास 3 ब्लॉक्स हैं, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक और फाइनेंस ब्लॉक। 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक को नेटवर्किंग से कनेक्ट करना है। इनका स्पेसिफिकेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस ब्लॉक की डिस्टेंस 60 मीटर है, ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस 60 मीटर है, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से फाइनेंस ब्लॉक की डिस्टेंस 120 मीटर है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए और ये कितने कंप्यूटर किस ब्लॉक में इंस्टॉल करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक में 125, कॉन्फ्रेंस में 25, फाइनेंस में 60 कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं। दिस इज द सिचुएशन गिवन, और आउट ऑफ दिस सिचुएशन यू हैव टू tell best possible solution for networking and other devices to be implemented and installed uh, for sharing the informations between these 3 offices buildings. So what will be the most appropriate block where TUC should plan to install server? सर्वर कहां पर इंस्टॉल किया जाए, कंपनी कहां पर इंस्टॉल करेगी? ऑब्वियसली जहां पर जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं वहीं पर हमें सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए, उससे हमारे केबल लेंथ कम लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर सेम प्लेस पर उसी बिल्डिंग में कनेक्ट किए जाते हैं। सिंस ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ह्यूमन रिसोर्स में 125 मैक्सिमम कंप्यूटर हैं, so installing the server in this building will reduce the network traffic. Okay, so this is the reason why the server should be installed in the human resource block. Draw a block to block cable layout to display cable layout to connect all the buildings in the most appropriate manner for efficient communication. तो यहाँ से आप क्या करें, ये ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, 60 मीटर डिस्टेंस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक की है और ह्यूमन रिसोर्स से 60 मीटर की ही डिस्टेंस पर फाइनेंस ब्लॉक है, तो इसको आप दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस मे बी द अप्रोप्रिएट लेआउट। ओके, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक विल बी कनेक्टेड विद ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक एंड ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक विल बी कनेक्टेड विद फाइनेंस ब्लॉक, 60 मीटर डिस्टेंस ईच। तो वो आपकी जो 120 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस की, इसे कनेक्ट करने से आप बच जाएंगे, केबलिंग बचेगी। और यहाँ पर कोई डिवाइस डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है 100 मीटर से ऊपर, तो कोई डिवाइस रिपीटर वगैरह लगाने से आप बच जाएंगे। ओके, so this is the appropriate layout how 3 buildings will be interconnected for best possible connectivity. थर्ड क्वेश्चन है कि what will be the best possible connectivity out of the following to connect the new setup of the offices in Bengaluru with its London based office. आपका बेंगलोर का जो ऑफिस है इन तीनों बिल्डिंग्स का, इसको लंदन बेस्ड ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल क्या होना चाहिए, वायर्ड और अनवायर्ड मीडिया क्या होना चाहिए, इंफ्रारेड, सैटेलाइट लिंक, ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल बहुत कॉस्टली पड़ेगी,
ले करना, और इंफ्रारेड भी इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा. सैटेलाइट लिंक इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर सच ए लॉन्ग डिस्टेंस. सैटेलाइट लिंक, because satellite link for a long distance is better and economic means of communication. Okay. Fourth question इसका है, which of the following devices will be suggested by you to connect each computer in each of the building. हर बिल्डिंग में मॉडेम, गेटवे या स्विच क्या लगाया जाएगा? ऑब्वियसली स्विच या हब की जरूरत पड़ेगी. सभी कंप्यूटर्स को उनकी स्विच की सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको. So switch is the appropriate device which is required in each building for connecting number of computers on the network. Okay. And last part of this question is, write names of any two popular open source softwares which can be used as operating system. दो पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम आपको लिखने हैं. तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स है और एक ओपन सोलरीज है, और ये दो सॉफ्टवेयर आप एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. So in this way there were 5 parts in this question, 5 marks. That means 1 mark for each part. You have seen this question paper is exactly similar, on similar pattern and parallel with the CBSE sample paper I have framed. So you can just practice this sample paper. इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन विंडो में दे दूंगा, और जो भी मैं समझाया हूं उसे आप क्वेश्चन वाइज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, so I don't think you will have any problem in understanding this sample paper. So if you have followed it well, please and you are new to the channel, please subscribe the channel first to get the latest videos on similar pattern of so many papers coming in future. And you can share such videos to your friends also. Thank you for patience and thank you for watching. Thank you.